2024 के लोकसभा चुनाव नतीजे आ चुके हैं और सत्ताधारी दल यानी बीजेपी को सबसे बड़ा नुकसान उत्तर प्रदेश में हो गया और योगी आदित्यनाथ केंद्र संबंध तमाम चीजों की लोग व्याख्या करने लगे, इसमें संघ भी शामिल हो गया। और अभी पिछले कुछ दिनों से आप तक ये खबर आ रही होगी कि योगी आदित्यनाथ से संघ प्रमुख मोहन भागवत मिलने वाले हैं और ये मुलाकात होते होते 2 से 3 दिन निकल गए। अब खबर ये आ रही है कि शनिवार को आधे आधे घंटे की 2 मीटिंग हुई है। इन मीटिंग्स का क्या मतलब है, आपको ये समझना होगा कि देश भर में और भी कई सारे राज्यों में बीजेपी की सरकार है, बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं, बावजूद इसके संघ प्रमुख मिलते किनसे हैं? योगी आदित्यनाथ से। तो इसके बहुत सारे मायने हैं, इसके बहुत सारे वो भी मतलब हैं जो भविष्य को लेकर संघ और बीजेपी के अंदर जो चल रहा होगा, आखिर क्या प्लान है, वो भी एक दिशा या एक कह लीजिए संकेत मिलते हैं। अभिषेक है हमारे साथ। अभिषेक, पूरी कहानी तो देख ही रहे हैं हम लोग, ये जो मुलाकात है कोई खबर भी नहीं आ रही है अंदर की, मतलब अंदर बातचीत क्या हुई? देखिए, इस बात को समझने के लिए जाहिर तौर पे ये समझना पड़ेगा कि मोहन भागवत की कोई पहली मुलाकात मठ के भीतर नहीं हुई है और मठ के भीतर उनकी और भी मुलाकातें पहले हो चुकी हैं। जब योगी आदित्यनाथ जब अपने चेहरे पे चुनाव लड़े थे 2022 का, तो मोहन भागवत उनसे मिलने के लिए गए थे योगी आदित्यनाथ के शपथ लेने से पहले। और इसके बाद जब राम मंदिर का जब उद्घाटन हो रहा था, तो उन दिनों भी मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की एक गुपचुप मुलाकात होती रही। दरअसल आरएसएस के करीबी तो सभी हैं, बहुत से नेता हैं जिनकी लिस्ट बहुत लंबी है कि ये आरएसएस के करीबी हैं, लेकिन जब आप आरएसएस के मापदंडों पे चलने की बात करेंगे तो आरएसएस के चहेतों की लिस्ट कम हो जाती है। और उसी मापदंड पे चलने वाले अगर कोई आरएसएस के प्यारे या दुलारे हैं इस वक्त, तो वो योगी आदित्यनाथ नंबर 1 पर है। आरएसएस को भी बहुत उम्मीद है, जो 1925 से जो उनकी स्थापना हुई है और अभी तक की जो कहानी 100 साल की है, उसको अगर आप देखेंगे तो आरएसएस की एक लाइन है जिस लाइन पे शायद मोदी शाह की जोड़ी चलते चलते फिर राह भटक गई। अब मोहन भागवत को और पूरी आरएसएस को, संघ परिवार को ये उम्मीद है कि योगी एक ऐसे विकल्प हैं जो उनके मापदंडों पे चलेंगे और कुछ बेहतर करेंगे। यहाँ ये सवाल नहीं है कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात हुई, सवाल ये है कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की मुलाकात 3 दिनों टलती क्यों रही। ऐसी कौन सी बात थी जो 3 दिनों तक नहीं हो पाई और 3 दिनों तक वो मुलाकात आगे बढ़ती रही और आखिरकार 16 जून को 2 मुलाकात होती है। 2 क्या, आप उसे एक ही मुलाकात कहिए, बीच बीच में 2 मुलाकात हो गई। मठ के भीतर योगी आदित्यनाथ, मैंने पहले भी बताया है कि योगी आदित्यनाथ की व्यवस्थाएं मुख्यमंत्री आवास से ज़्यादा बेहतर उनके मठ में रही हैं। वहाँ पे मुलाकात हुई होगी, जाहिर तौर पे संभावनाओं पे बात हुई होगी। अगर मोहन भागवत की मुलाकात से पहले आप एक कड़ी को जोड़ें तो मुझे लगता है कि इस मुलाकात के मतलब को समझा जा सकता है। मोहन भागवत से मिलने से पहले योगी आदित्यनाथ ने यूपी के तमाम एमएलसी और तमाम विधायकों को या पार्टी संगठन के नेताओं को बुलाकर उन्होंने बाकायदा 1 to 1 फेस टू फेस मीटिंग की और ये जानने की कोशिश की कि आखिर वहाँ पर चुनाव बीजेपी क्यों हारी। ऐसी सीटों पर भी बुलाया गया है जिन लोगों को संगठन में पीछे से काम करने का मौका दिया जाता है। एमएलसी, मैं आपको बताता हूँ, एक नाम बताता हूँ, मिर्ज़ापुर के जो नेता हैं विनीत सिंह, उनकी मुलाकात अभी योगी आदित्यनाथ से हुई है 2 दिनों पहले। मिर्ज़ापुर तो अनुप्रिया पटेल थी और उन्होंने चुनाव जैसे तैसे करके जीत लिया, तो उसके बावजूद भी वहाँ से योगी आदित्यनाथ ने फीडबैक लिया कि संगठन में क्या ऐसा चल रहा था, किस बात की नाराज़गी थी। और ये ओवरऑल रिपोर्ट, एक डिस्कशन मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ के बीच में हुई है। यहाँ और भी कड़ियाँ मैं जोड़ना चाहूँगा, शायद दर्शक इस बात से सहमत होंगे और उनके लिए ये ज़रूरी खबर होगी। देखिए कि बीजेपी जब चुनाव जीती तो बीजेपी को मैसेज आरएसएस का गया था, ये इंटरनल न्यूज़ है कि मैसेज गया था कि आप एक कार्यकारिणी की मीटिंग बुलाइए और कार्यकारिणी की मीटिंग में हम तय करेंगे कि अब आगे क्या। आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री मोदी रात 8 बजे के बाद आए, कोई बीजेपी नेता कुछ भी क्लियर नहीं बोल पा रहा था, ये सब चल रहा था उस वक्त। और बीजेपी, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आते उनका स्वागत होता, उसके एक दिन बाद जो राष्ट्रीय कार्यकारिणी की मीटिंग होनी थी उसको कैंसिल करके या उसके बारे में न सोच के बीजेपी ने एनडीए दलों की बैठक बुला ली और 5 को 4 को नतीजे आए और 7 तारीख को संसदीय दल की बैठक एनडीए नेताओं को आपने देखा। वहाँ से आरएसएस और बीजेपी की जो फूट की जो लकीर थी वो बड़ी हो गई। जो आप देखेंगे कि उसके बाद ही बयान आना शुरू हुआ आरएसएस की तरफ से खुल के, उसके पहले कोई बयान नहीं आया। किसी नेता, किसी पदाधिकारी, किसी भी संगठन के व्यक्ति की तरफ से कोई बयान नहीं आया। जब एनडीए की बैठक हुई उसके बाद प्रधानमंत्री को चुन लिया गया एनडीए का नेता के तौर पे, उसके बाद मोहन भागवत का बयान आया, इंद्रेश कुमार का बयान आया। उसके बाद एक खबर और आई कि आरएसएस की 2 जुलाई को समन्वय बैठक होगी, ये भी खबर आई और उसमें जो है ये तमाम तरीके की खबरें चल रही हैं। अब मुझे लगता है कि
अभी बहुत कुछ होना बाकी है। जो एक भूचाल की स्थिति बीजेपी और आरएसएस में बनती दिखाई दे रही है, वो अभी पूरी तरीके से बाहर नहीं आ रही है। क्या ये मैनेज हो पाएगा, या आरएसएस ये कहने की कोशिश कर रहा, जैसा आप कहते हैं कि बनारस के भीतर ही आरएसएस का असर दिख गया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भारी लॉस हुआ। योगी आदित्यनाथ को लेकर आरएसएस बिल्कुल क्लियर है कि किसी भी स्थिति में योगी को पीछे नहीं किया जाएगा। बीजेपी में भी दो खेमा है और आरएसएस को ये बात बहुत अच्छे से पता है। केशव प्रसाद मौर्य की अपनी एक अलग लाइन है और वो अपनी लाइन पे चलने की कोशिश कर रहे हैं। एक चीज़ मुझे बताइए, पहले जो भी मुलाकात हुई है मोहन भागवत की योगी आदित्यनाथ की, वो पहले हो रही होंगी, वो भी गोरखपुर में ही हुई, लेकिन अभी जो मुलाकात हुई है वो अलग सिचुएशन में हो रही है। भाई उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें जीत कर आती थी बीजेपी, सबसे ज़्यादा नुकसान बीजेपी को उत्तर प्रदेश में ही हो गया। उसके अलावा योगी आदित्यनाथ के बारे में जो तरह तरह की कहानियाँ चुनाव से पहले भी लगातार अन्य विपक्षी दल भी कह रहे थे, और एक तरह का स्पष्टीकरण बीजेपी की तरफ से भी क्लियर मैसेज नहीं आया। जो विरोधी बोल रहे थे उस बात का स्पष्ट जवाब तो किसी ने नहीं दिया। जेपी नड्डा ने भी नहीं दिया। एक इंटरव्यू में बोले कि नहीं नहीं ऐसा जी कोई बात नहीं, मतलब जिस मजबूती से विरोध होना चाहिए था उस मजबूती से नहीं हुआ विरोध। और अब नुकसान के बाद मोहन भागवत का मिलना योगी आदित्यनाथ से, तो क्या ये ऐसा तो नहीं संकेत है कि भाई जो लोग योगी आदित्यनाथ के पीछे लगे हैं या जो लोग इनको कमज़ोर करने की साजिश में लगे हैं, वो ये चीज़ आप क्लियर एंड कट मैसेज ये समझ लो कि ये हमारे भविष्य के प्लेबुक में नंबर 1 खिलाड़ी है कि आफ्टर नरेंद्र मोदी लोग, मतलब एक चर्चा होने लगी ना कि मोदी के बाद कौन बीजेपी के अंदर, तो वो क्या उस तरह का मैसेजिंग भी है संघ की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ पर संघ कुछ भी बर्दाश्त नहीं करने के तैयार। देखिए, ये क्लियर मैसेज है कि योगी आदित्यनाथ को लेकर संघ बहुत ज़्यादा अभी उतावला नहीं है, ये एकदम क्लियर है। और प्रकाश भाई, आप अच्छे से जानते हैं कि संघ बहुत त्याग करने वाला संगठन है। संघ में कोई हड़बड़ी देखी नहीं जाती है। विपक्ष में रहकर भी वो मेहनत करते हैं, या वो तो सत्ता में वैसे भी नहीं रहते हैं, लेकिन अगर उनकी विचारधारा सत्ता से दूर रहे तो भी उन पर बहुत प्रभाव नहीं पड़ता दिखाई देता है। दूसरी बात ये कि योगी आदित्यनाथ को 27 का चुनाव जिताना आरएसएस के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। बीजेपी आरएसएस में बड़ा कौन है, ये लकीर 27 तय कर देगा। बीजेपी ताकतवर है या आरएसएस ताकतवर है? नहीं, ये तो मुझे लगता है अभी भी क्लियर है। ये तो बीजेपी नेताओं को भी, अगर जिन लोगों को भी गलतफहमी अगर होगी, वो भी गलतफहमी है तो नतीजों ने बता दिया भाई। 2 राज्यों में, महाराष्ट्र में, उत्तर प्रदेश, 2 राज्यों में हाथ पीछे खींचे। दोनों ही राज्य में आपको पता है, उत्तर प्रदेश में आरएसएस ने राम मंदिर आंदोलन के बाद से, और नागपुर कहल में तो हेडक्वार्टर ही है महाराष्ट्र में, तो दोनों ही राज्यों में, बड़े राज्यों में जो नुकसान हो गया उससे तो तय है अभिषेक की कौन बड़ा है। अभी भी असमंजस है क्या कि कौन बड़ा है? हाँ, बिल्कुल है। केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि चीफ मिनिस्टर उनको होना चाहिए। पूरी बात अगर आप सुने तो आपको समझ में ये आ जाएगा कि आरएसएस अपनी लाइन पे क्लियर है। क्लियर लाइन ये है कि योगी आदित्यनाथ उनकी पहली पसंद है, थे और आगे भी रहेंगे। योगी आदित्यनाथ भी आरएसएस के अलग होकर कोई काम नहीं कर रहे, लेकिन यूपी में 2 खेमे हैं। आप समझिए इस बात को। यूपी में 2 तरीके की स्थितियां पैदा हुई हैं। पहली स्थिति योगी आदित्यनाथ की है, जिनको आरएसएस ने बनाया है, जिनको आरएसएस सपोर्ट कर रहा है और जनता ने चुन के दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया। दूसरे केशव प्रसाद मौर्य को लगता है कि वो शायद ज़्यादा डिजर्विंग नेता हैं वहाँ पे, और उनको पार्टी की कमान मिलनी चाहिए, सत्ता की कमान मिलनी चाहिए। और ये बहुत अफवाहें लखनऊ में उड़ती रहती हैं कि इनके पास इतने विधायक हैं, ये पार्टी के अध्यक्ष थे, तो इनका संगठन में बहुत अच्छा कमांड है, बहुत अच्छी पकड़ है, विधायक जिधर कहेंगे उधर चले जाएंगे। योगी के खिलाफ एक बार विरोध हुआ था, उसमें भी उनका नाम आया था। बहुत तरह तरह की कहानियां, वो बहुत पुरानी बात है, दर्शक सब जानते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि 27 का जो चुनाव है वो 2 ओबीसी के चेहरे पे चुनाव अखिलेश यादव खुद लड़ेंगे, और बीजेपी के पास केशव प्रसाद मौर्य का एक ठीक ठाक चेहरा ओबीसी का है। केशव प्रसाद मौर्य लगातार इस बात की पीछे से जो काम कर रहे हैं कि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वीडियो शेयर कर रहे हैं। आपको लगता है कि मतलब योगी जैसे नेता का वीडियो कोई अगर ना शेयर करे, सिर्फ प्रधानमंत्री का शेयर करे, तो भावना को समझा जा सकता है। योगी आदित्यनाथ अगर 27 का चुनाव प्रकाश में अच्छे नंबर से जीतेंगे, आरएसएस तभी कोई बड़ा एक्शन लेता दिखाई देगा या कोई बड़ा आदेश फरमान सुनाता दिखाई देगा। आरएसएस 27 की तैयारी में लग गया है, और योगी आदित्यनाथ और मोहन भागवत की मीटिंग के पीछे कोई बहुत पॉलिटिकल डिजास्टर एजेंडा नहीं था, कोई पॉलिटिकल बम नहीं फूटने वाला है। मुझे ऐसा लगता है कि 22 में मुलाकात हुई थी मोहन भागवत की, तो उसके बाद योगी का एक्शन बदल गया था, प्लान उनका जो तरीका था काम करने का चेंज हुआ था। अभी आप देखेंगे फिर से चेंज होगा। मैं बार बार आपसे ये कह रहा हूँ कि योगी आदित्यनाथ हो सकता है कि मुसलमानों की लाइन को छोड़े थोड़ा, क्योंकि वो उनकी छवि बनी हुई है। आप समझ रहे हैं ना बात को? अगर वो उस तरीके का बयान नहीं भी देंगे तो जो उनका जो कोर वोटर है उसको पता है कि योगी आदित्यनाथ क्या काम करे।
मुझे लगता है कि आरएसएस ने उनको ये बताया है कि कैसे अब आप काम करें। 27 का चुनाव बीजेपी 300 से ज़्यादा सीटें योगी के चेहरे पर लेकर आए और वहीं से बीजेपी का नया भविष्य तय होगा। इस मीटिंग का यही एजेंडा रहा होगा। बाकी अब भाई बात होगी तो ये पूछा ही गया होगा कि क्यों सीट हार गए, क्यों आपकी बात नहीं सुनी गई, आपने किन किन सांसदों का टिकट दिया था, उनका सर्वे रिपोर्ट क्या था। ये बातें ऐसा नहीं कि मोहन भागवत और योगी आदित्यनाथ की बात फ़ोन पर नहीं होती होगी, होती है फ़ोन पर बात। ये मुलाकात 27 की तैयारी है, 27 की न्यू है और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि अगले 24 से 72 घंटे में योगी का अंदाज बदल जाएगा। मुझे ये लग रहा है अभिषेक कि अभी इन चुनाव में जो केंद्रीय नेतृत्व या प्रधानमंत्री मोदी खूब या केंद्र की सरकार जो एक तरह से नहीं सबका साथ सबका विकास और अहमदिया मुसलमान और ये सब जो कर रहे थे, उसी बीच में एक और पॉलिटिशियन है योगी आदित्यनाथ जिनकी लाइन बड़ी क्लियर है। और लाइन बड़ी क्लियर है तो मुझे ये लग रहा है कि संघ की मीटिंग और मोहन भागवत का साथ मिलना योगी आदित्यनाथ को, मुझे ये लग रहा है कि ये उनको थंप दिखाने जैसा है कि भाई आप जो कर रहे हो ना ये करते रहो, इसमें कोई बदलाव की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व और संघ दोनों को ही ये लगता है कि ये जो आप लोगों ने नई कहानी शुरू करने की कोशिश की थी और आपको लगा था कि एक तबका आपके साथ जुड़ जाएगा, वो बहुत बड़ा डिजास्टर साबित हो गया। उस तबके को जोड़ने के चक्कर में जो आपका कोर वोटर था हमेशा से, वो भी एक तरह से छिटक गया केवल ये पॉलिसी के दम पे कि अच्छा आपको नए लोग चाहिए तो ठीक है जोड़ लीजिए। बिल्कुल, देखिए वो बीजेपी और आरएसएस के बीच बहुत कुछ सब सारी चीज़ें बहुत ठीक नहीं चल रही, ये बात सब जानते हैं। और ऐसा तब भी होता है, आप देखिए कि बीजेपी के खिलाफ जो भी खड़ा होने की कोशिश करता है उसका अंजाम सबने देखा है। प्रवीण तोगड़िया क्या कभी बीजेपी के लिए वोट नहीं मांगते थे? तो प्रवीण तोगड़िया का क्या हश्र हुआ, आपने देखा कि वो कहाँ लापता हो गए हैं। तो कल्याण सिंह एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल बीजेपी में पहले से ही मौजूद है, या नुपुर शर्मा जैसे एग्जाम्पल्स भी बीजेपी में बहुत पहले से ही सेट हो चुके हैं। मतलब हिंदुत्व की लड़ाई करने वालों को बीजेपी में अभी हाल फिलहाल की स्थितियों को अगर आप देखेंगे तो बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा। मतलब फ़ायदा तो वोट बैंक के तौर पे लिया जा रहा, लेकिन उनको वो मौका नहीं दिया जा रहा। आप बीजेपी में कपिल मिश्रा को देख लीजिए, कितना फ्रंट पे आके वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन राजनीतिक हैसियत जो है उनकी वो बहुत ज़्यादा नहीं। इसमें इकलौते योगी आदित्यनाथ मुझे दिखाई देते हैं जो लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो इसलिए लड़ पा रहे हैं क्योंकि मोहन भागवत या संघ परिवार उनके साथ खड़ा हुआ है। आप इस बात को बहुत ध्यान से देखिए, ध्यान से क्या देखना, आप आराम से देखिए तब भी आपको दिखाई देगा। आरएसएस के हाल फिलहाल में पिछले 5 साल में ऐसा कौन सा बयान आया जिसमें योगी आदित्यनाथ के खिलाफ आया? आपको एक बयान नहीं मिलेगा। नतीजा ये है कि योगी आदित्यनाथ के पक्ष में बयानबाजी हो रही है आरएसएस के पक्ष की तरफ से, और बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व पे आरएसएस सवाल उठा रहा है। दोनों चीज़ें समझनी होगी। नरेंद्र मोदी चूंकि प्रधानमंत्री हैं अभी और आने वाले वक्त में रहेंगे, आरएसएस यूं ही नहीं कहेगा कि भाई ये आदमी प्रधानमंत्री बनेंगे। 27 का चुनाव इस देश की सियासत को तय करने जा रहा है प्रकाश भाई। अब अयोध्या का वोटर योगी को प्रधानमंत्री देखना चाहता है, नहीं देखना चाहता है, गोरखपुर का वोटर देखना चाहता है कि नहीं देखना चाहता है, ये विधानसभा चुनाव अपने आप तय कर देगा। और इसकी तैयारी शुरू हो चुकी है। योगी की सिर्फ 3 मांग होगी मोहन भागवत के सामने, जहां वो बहुत परेशान होंगे। मांग नंबर 1 ये होगी कि संगठन में योगी को कमांड मिले, वो तय करे कुछ कि क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। एमएलसी का जब चुनाव हुआ तो योगी के किसी एक व्यक्ति को टिकट नहीं मिला, कोई एक एमएलसी योगी का करीबी नहीं बना। ये बहुत बड़ा पॉलिटिकल लॉस है किसी भी बड़े नेता के लिए। दूसरी मांग ये होगी कि प्रशासनिक अधिकारियों के बीच भी कोई तीसरा किरदार है जिसकी चलती है यूपी में। और तीसरी मांग जो सबसे ज़्यादा ये होगी कि उन्हें फुल कंट्रोल मिले काम करने का। नतीजा जनता तय करेगी, वोट जनता को देना है। जो बचे 2-2.5 साल है उसमें योगी को फ्री हैंड दिया जाए, और अब दूध का दूध पानी का पानी करने का वक्त आ गया है। क्योंकि बीजेपी योगी के चेहरे पर चुनाव लड़ी थी तो सीटें बीजेपी की कम हो गई थी, और उस वक्त नतीजे अलग आए, 255 सीटें आई। अब अगर 200 से ज़्यादा 300 से ज़्यादा सीटें योगी के चेहरे पर बीजेपी लाती है, बम्पर प्रचंड जीत से सरकार बनाते 27 में, तो कुछ कहने और करने की ज़रूरत नहीं है, रास्ता अपने आप खुल जाएगा। तो दर्शकों एक बहुत क्लियर लाइन है कि आप ये समझिएगा बीजेपी और संघ ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। वैसे ही अभी जो चुनाव के नतीजों के बाद जो कहानी आ रही है वो योगी आदित्यनाथ और जो दिल्ली की लीडरशिप है इनके बीच कोई संकट दिखता नहीं है। और दूसरा ये कि संघ और योगी आदित्यनाथ ये दोनों भी एक दूसरे के पूरक हैं, क्योंकि संघ की जो भविष्य वाली किताब है उसमें योगी आदित्यनाथ नंबर 1 के नायक हैं।